75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे साथ रांची से आए आदरणीय डॉक्टर कमल पांडे जी, श्री शिवेंद्र शर्मा जी, सुशांत जी, हमारे अनन्य सहयोगी डॉक्टर मनोज कुमार, आसपास से आए हुए अन्य आदरणीय ग्रामीण, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों ने आपको देश की आज़ादी और उसके बाद 26 जनवरी 1950 जब देश अपने आप को गणतंत्र के तौर पे घोषित किया, उसके बारे में बताया। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि अब हम किसी एक राजा या किसी एक जन्म से या किसी और कारण से राष्ट्राध्यक्ष के नीचे न रह करके अब जनता को ही सर्वोच्च स्थान पर रख करके हम आगे बढ़ेंगे। आज ही के दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था, लेकिन मैं आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें न बता करके ग्रामीण परिवेश की बातें करूंगा। हमारा देश गांव से मिलकर के बना है, और अगर गांव में गणतंत्र की अनुभूति हमें नहीं होगी तो शायद देश भी गणतंत्र के तौर पे स्थापित नहीं हो पाएगा। मैं आज भी जब गांव में जाता हूं और गांव की स्थिति को देखता हूं तो चिंता होती है। क्या आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे शहीद आज के ही दिन के लिए उन्होंने वो बलिदान दिया था कि आज भी हमारे गांव में लोग भूख, बेरोजगारी, बीमारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरह की कमियों से दो चार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसका समाधान नहीं, लेकिन जब इस पे विशेष चिंतन मैंने किया तो मुझे पता चला कि हर तरह के इस मर्ज की एक ही दवा है, और वो है शिक्षा। वो शिक्षा कैसी हो? विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। मतलब शिक्षा व्यक्ति के अंदर जो परफेक्शन है उसी का नाम है, लेकिन उस परफेक्शन को बाहर लाया कैसे जाए? क्या वर्तमान शिक्षा जो हमें सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में मिल रही है वो देने में सक्षम है? वेद भी कहते हैं कि सभी आत्माएं अव्यक्त ब्रह्म हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अव्यक्त से व्यक्त की यात्रा कैसे होगी। अव्यक्त ब्रह्म तो है, लेकिन वो अव्यक्त ब्रह्म चोरी भी कर रहा है, छिनतई भी कर रहा है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भी भाव है। तो ये जो सभी आत्माएं अव्यक्त ब्रह्म बताई गई हैं, इनके अव्यक्त ब्रह्म से ब्रह्म की यात्रा के लिए वो चीज क्या आवश्यक है? तो इसका भी हल यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही है जो वो कुंजी है जिससे सारे ताले जितने भी हमारे हैं, चाहे वो खुद को ब्रह्म की ओर ले चलने की यात्रा हो, या गांव गिरांव के विकास की यात्रा हो, या अपने आप को स्व का ईश्वर से मिलन हो, या खुद का स्व से मिलन हो, यदि स्व को आत्मा मानना है तो इन सब के मूल में एक ही चीज है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जब हम शिक्षा कहते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहते हैं तो उसके कुछ अवयव हमारे दिमाग में आते हैं। वो ये हैं कि शुरू में ही कहा गया है कि व्यक्ति, हर जीव जो जन्म लेता है
वो मनुष्य नहीं होता। ये मनुष्य ही है जिसको जब जन्म लेने के बाद संस्कार मिलता है तो कहते हैं कि वो इंसान हो गया। सिर्फ जन्म से हम अपने आप को इंसान नहीं कर सकते। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे हैं जो 2 हाथ 2 पैर आँख कान तो है, लेकिन उनका आचार विचार समाज में पशुवत होता है, उससे समाज को फायदा नहीं होता, उससे समाज को नुकसान होता है। तो कैसे वो यात्रा की जाए कि व्यक्ति इंसान बने और समाज के लिए उपयोगी हो? तो इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है संस्कार। और आप जानते हैं कि आज किसी भी विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो या वो सरकारी विद्यालय हो, संस्कार की शिक्षा नहीं दी जाती। जब मैंने आगे और चिंतन किया तो मुझे समझ में आया कि स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। हमें बलशाली होना चाहिए। आप जानते हैं कि यदि हम मरीज रहेंगे, हम खुद कमजोर रहेंगे, तो हम दूसरे की सेवा भी नहीं कर सकते, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा विद्यालय, मैं भी जहां से पढ़ा हूं वहां पे भी स्वास्थ्य के बारे में कभी चर्चा नहीं की कि आपका स्वास्थ्य जरूरी है। आपको न केवल जीना है बल्कि बलशाली होना है। मैं बलशाली होने की बात कर रहा हूं। आपकी भुजाएं, आपके हाथ पांव, आपका मन मस्तिष्क इतना स्ट्रांग हो कि विवेकानंद ने जैसे कहा था कि तमाम पोथियों को पढ़ने के पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे फुटबॉल खेलें। मैं उसको ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ। संभवतः यही सोच करके बोला था कि एक बीमार शरीर में कभी भी समाज की सेवा करने वाला मस्तिष्क नहीं रह सकता। तीसरी चीज है समाज की जानकारी है, समाज शिक्षा। मैं आज देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास डिग्री तो है, कक्षा 8 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, बीए एमए भी कर लिया, कुछ डिग्री भी मिल गई प्रोफेशनल, बीएड एमएड भी कर लिया, लेकिन उनको कोई भी चीज नहीं आती है। वो इस लायक भी नहीं है कि उनको कोई काम दिया जा सके। काम दे भी दिया जाए तो वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लिया है जिसको डिग्री कहते हैं। उनके पास कोई हुनर नहीं। तो समाज में जीने के लिए क्या जरूरी है? हमारा जो पुरातन समाज था उसने हर तरह की चीज की आवश्यकता पे बल दिया था, यहाँ तक कि अर्थ के उपार्जन को भी शिक्षा में बहुत महत्व दिया गया था। लेकिन क्या आज की शिक्षा हमें इस लायक बनाती है कि हम अर्थ उपार्जन भी कर सके? अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज हमारे पास नहीं होती। तो किस तरीके से समाज में हम रहने के लायक बने? हम स्वास्थ्य, खेती, पानी, सिंचाई, पशुपालन, साफ सफाई, इन सभी चीजों की बेहतरीन जानकारी कैसे हो? क्योंकि जब वो जानकारी होगी तभी हम स्वयं को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने राष्ट्र को उस दिशा में बेहतर कर पाएंगे। और अंत में मुझे समझ में आया कि आज जो शिक्षा हम अपने सरकारी विद्यालयों में दे रहे हैं, औपचारिक शिक्षा, यद्यपि वो दे नहीं है, देने का प्रयास किया जाता है और अंततः सफलता मिलती है, संभवतः उसका जो क्रम आएगा वो सबसे अंत में आएगा, जिसको हमने कहा औपचारिक शिक्षा, जिसमें गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, समाज विज्ञान इत्यादि इत्यादि की पढ़ाई होती है। मुझे खुशी है कि लगभग पिछले 7-8 महीनों में जब से इस विद्यालय में एक छोटा सा हॉस्टल आप लोगों के सहयोग से प्रारंभ हुआ है और कुछ टीचर, अब 3 हैं, यहाँ पे रहने लगे हैं, इस दिशा में एक अभिनव प्रयास शुरू हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि शायद ऐसी शिक्षा राज्य में तो नहीं दी जा रही है, शायद देश के किसी विद्यालय में है। शायद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं पूरी तौर पे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करने में सफल हो रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, लेकिन ये सही है कि वो यात्रा प्रारंभ हो गई। और मैं आपको ये बात बताई थी जब सबसे पहले इस विद्यालय में आया था, जिसकी चर्चा पांडे जी ने भी की और आपके मुखिया ने की, जब आपके विद्यालय के कमरे से जंगली खरगोश, जिसे आप खरा कहते हैं, निकला था। मुश्किल से 30-35 बच्चे आते थे। पढ़ाई के मामले नाम पे कुछ भी नहीं होता था, शायद खिचड़ी खाना और वजीफा लेना
विद्यालय का काम था और आप एक गार्जियन के तौर पर इससे संतुष्ट थे। लेकिन अब जब लगभग 2.5-3 साल की पूरी यात्रा और लगभग 7-8 महीने की जो नवीन यात्रा शुरू हुई है, इसके फलस्वरूप अब मैं कह सकता हूं कि अब वो दिन नजदीक आ गया है जब आरा केरम का ये विद्यालय आपके राज्य में ही नहीं, आपके देश में एक मुकाम हासिल करने गया। और ऐसा मैं इस विश्वास से कह पा रहा हूं क्योंकि अब जो मुझे चीजें दिख रही हैं, पहले मेरे पास कई चीजों का हल नहीं था। मुझे लगता था कि जब तक आप कुछ फीस नहीं जमा करेंगे मैं टीचर को कहाँ से ले आऊँगा, क्योंकि जो भी आएगा उसको कुछ देना पड़ेगा, फ्री में तो कोई यहाँ रहेगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उनका भी अपना जीवन है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे रास्ता दिख रहा है और वो रास्ता यदि मैं पहला कदम न लिया होता तो शायद आज मेरे पास न होता। तो ये सही है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं, कॉन्शियसली कुछ चीज़ें सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली भी आपके जीवन में होना शुरू हो जाती हैं। और आरा केरम के साथ जो मेरी यात्रा चल रही है, उस यात्रा का भी लब्बो लुआ यही है कि जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, स्पष्ट नहीं, लेकिन जब उस पर चलना शुरू करते हैं तो कुछ महीनों के बाद बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता होती हैं वो स्पष्ट होना शुरू हो जाती हैं। और अब जो रास्ता मुझे दिख रहा है, विश्वास मानिए, ये सिर्फ आपके गांव के लिए नहीं, ये सिर्फ हमारे जिले और राज्य के लिए नहीं, संभवतः इस राष्ट्र और इस राष्ट्र के साथ साथ जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन सबके लिए एक नई लकीर बनेगी। मुझे इसका विश्वास है। पिछले कुछ महीनों में जो चीज़ें हमने सोची हैं, जिस तरीके से यहाँ वो जमीन पे उतरना प्रारंभ हो रही है, ठीक है, अभी हमारे हाथ पांव थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन हमारी इच्छा बहुत बलवती है। और मेरा ये मानना है कि जब आप कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं उसके लिए, तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलती है। और हम दिन प्रतिदिन उस सफलता के करीब जा रहे हैं, जब हम एक मॉडल तैयार करेंगे यहाँ से कि किस तरीके से हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण करें, जैसा मैंने बताया, संस्कार के साथ, स्वास्थ्य के साथ, समाज शिक्षा की पूरी जानकारी के साथ, अपने विषयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी उनके विषय हैं उसमें भी वो पारंगत हों, ताकि जब वो यहाँ से निकलें, अभी अगर मैं किसी से पूछूं तो क्या कहेंगे आप कि पढ़ाई किस लिए हो रही है? नौकरी के लिए। जो थोड़े अलग तरह के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ूंगा, या हमारा विद्यालय नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले विद्यार्थी पैदा करेगा। मैंने भी स्वामी शशांकानंद जी से प्रेरणा लेकर के पिछले 2 वर्षों से ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जो सोच बनी है, हम इससे आगे निकल गए। मैं आपको ये थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप कोई चीज़ प्रारंभ करते हैं, कोई भी चीज़, तो पहला कदम थोड़ा लड़खड़ाता हुआ होता है, लेकिन बाद में जब आपको अपने पे भरोसा होता है, पैरों में ताकत आती है, तो आपके सधे कदम आपको बहुत दूर की यात्रा कराने में सक्षम हो जाती है। शायद हमारे साथ भी अब हो रहा है। अब मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि हमारे बच्चे जो यहाँ से निकलेंगे वो नौकरी के लिए आप किसी के सामने उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो इस लिए भी नहीं यहाँ पढ़ेंगे कि वो खुद इस लायक हों कि वो दूसरों को नौकरी दे सकें, बल्कि वो इससे भी आगे निकलेंगे कि वो इस तरह का समाज बनाने में सक्षम होंगे, इस तरह के बच्चे पैदा करने में सक्षम होंगे, इस तरह के लोगों को बनाने में सक्षम होंगे जो खुद नौकरी पैदा करने वाले हैं और नौकरी करने या देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा सपना है। शुरुआत अभी हुई है, लगभग 6-7 महीने हुए हैं। कई बार मुझे लगता है कि यदि ये शुरुआत इस वर्ष न किए होते तो कितना घाटा होगा, क्योंकि जब हॉस्टल तैयार नहीं हुआ मार्च तक, तो मैंने ये निर्णय ले लिया था कि चलो इस बार नहीं तो अगले साल। जब गांव तैयार नहीं कर पाया अपना छात्रावास, अपना किचन, मेस, जहां बच्चे आते ही खाना खाना शुरू करेंगे, रहना शुरू करेंगे, तो कोई बात नहीं, 1 साल बाद शुरू हो,
लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब गोपाल राम बेदिया मेरे कार्यालय में आए थे और जब मैंने ये बात उनको बताई तो उनका चेहरा ऐसा हुआ कि जैसे वो अभी रो देंगे। वो मेरे से दूर बैठे हुए थे, कोविड का समय था, मेरे पास आए और कहे सर बहुत बेइज्जती हुई। ठीक है सर, हम लोग गरीब लोग हैं, काम भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, दो पैसा अपने कमाने के लिए मेहनत मजदूरी भी करते हैं, खेती भी करते हैं। संभव है सभी लोग एक जैसा काम न कर पाए, आप जैसा चाहते हो वैसा न कर पाए, लेकिन कुछ तो किया है हम लोगों ने, कुछ कमी रह गई है। नहीं 50-100 बच्चों से, लेकिन 10-20 बच्चों से तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। उनका चेहरा देख करके मैं उनको निराश नहीं करना चाहता था, हमने ये हॉस्टल शुरू किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कितना अच्छा समय था कि ये आए थे और इनके सामने मैंने अपने मन की बात कही और इन्होंने ये अपना दर्द बयां किया इन्होंने और वह कार्य शुरू हो गया। वरना जो इस पिछले 7-8 महीनों में जून के बाद जो हमको अनुभव हुए हैं, ये अनुभव होने में 1 साल और लग जाता है, और अगर 1 साल और लग जाता है अनुभव तो हम 1 साल पीछे हो जाते हैं। इस बार संख्या कम है, लगभग अभी 30-32 बच्चे ही हैं, लेकिन जो अनुभव हुआ हमें इन 30-32 बच्चों के साथ, यह अनुभव हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत कुछ हमने सीखा है और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि अब जो अप्रैल से बैच होगा आपके यहाँ, वो एक असाधारण बैच होगा। ऐसी शिक्षा होगी जो मैं पहले भी आपको बोला था कि शायद डीपीएस, जेवीएम, सेंट जेवियर या सरकार का एक जो बहुत बड़ा विद्यालय है नेतरहाट में, उनके लोग भी आपके पास आएंगे समझने और सीखने के लिए कि आप किस तरह का करिकुलम बनाएंगे। मैं बहुत कुछ आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा क्योंकि सभी लोगों की अभी वो क्षमता नहीं है उन चीजों को समझने और सीखने की। आपको आश्चर्य होगा, 3 दिन पहले ही हम लोगों ने इस विद्यालय का फाइनल सिलेबस तैयार किया जो स्वामी शशांकानंद जी बना रहे थे। मैं अभी वो रांची में ही हूँ, 3 दिन पहले मैं उनके साथ एक आधे दिन बैठा था दोपहर के बाद और हम लोगों ने उसको फाइनल किया। अब सिलेबस बनाना कठिन था कि किन किन चीज़ों का संस्कार, स्वास्थ्य, समाज और औपचारिक शिक्षा के किन किन पार्ट का किस किस उम्र के बच्चों के लिए कक्षा यानी नर्सरी, केजी, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 जो हमारा विद्यालय है, कब कब हम क्या क्या पढ़ाएं, ये तो हमने बना लिया मेहनत करके पिछले 2 वर्षों में। अब हमारे पास चैलेंज है कि हम ऐसे टीचर तैयार करें जो इन विषयों को हमारे बच्चों तक ले जा सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं इसमें भी लग रहा हूँ, मैंने जिनको मैं जानता हूँ, हमारे तमाम जो मित्र हैं शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पे हैं, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया पिछले 2-3 दिनों में कि मुझे ऐसे शिक्षक उपलब्ध करवाओ जिनको मैं प्रशिक्षित करूं और प्रशिक्षित करने के बाद उनको मैं आरा किरण के विद्यालय में रख सकूं ताकि अप्रैल के बाद अब हमारे पास 1, 2 या 3 टीचर नहीं होंगे। अब हमारे पास हर विषय के रेजिडेंशियल टीचर होंगे, 5 विषय के कम से कम 5 और हो सकता है संस्कृत के 6, शारीरिक शिक्षा के लिए 7वां स्पोर्ट्स टीचर, इस तरह के 6-7 टीचर हम रखेंगे ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ हों और उनको जो शिक्षा मिले वो ऐसी शिक्षा हो जो शायद हम में से किसी को न मिले। तो मुझे उम्मीद है कि जब ऐसी शिक्षा प्राप्त करके हमारे बच्चे कल का भविष्य, कल का नागरिक बनेंगे, तब इस तिरंगे के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो ख्वाब देखा था एक स्वतंत्र भारत का, एक गणतंत्र का, शायद कब पूरा हो सके। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा में आप सभी लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के अभी तक साथ दिया, आगे साथ देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं गांव में, हर जगह होता है, जो अपनी कमियों की वजह से कुछ ईगो पाल लिए हैं गांव में और वो अपना नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य चौपट कर रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से आपको, क्योंकि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे यहाँ से कोई पढ़ने यहाँ नहीं आ रहा है शहर से, ये जो भी फैसिलिटी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए।
अगर आप आपस के मनमुटाव से अपने बच्चे को यहाँ से दूर कर लेंगे तो ये जान लीजिए विद्यालय पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। आप थोड़ा सोचिए, कल या परसों मुझसे कोई बात कर रहा था, मैंने कहा कि यदि आपका बच्चा कक्षा 1 में नहीं पढ़ता, अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ता, कक्षा 2 में अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करता, अगर आप कक्षा 3 में अच्छे विद्यालय में भी फिर यहीं भी ले आकर के दे देंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो कक्षा 1 और 2 में जो चीजें सीखनी थी, अगर वो चीजें नहीं सीख पाएगा, कक्षा 3 में आएगा तो उसके अंदर हीन भावना आएगी, बाकी बच्चों से वो पीछे होगा, और जब वो पीछे हो जाएगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो फिर वो आपसे दूर होता चला जाएगा पढ़ाई से, और फिर वो स्कूल आना धीरे धीरे बंद करेगा और एक दिन ड्रॉप आउट हो जाएगा और घर में रहना शुरू कर देगा। इसी तरीके से तो होता है गाँव में। सर तो जब आप अपने बच्चे का 1 साल आपस के मनमुटाव की वजह से कि मेरा तो प्रधान जी से नहीं बनता है, तो मेरा तो बाबूराम से नहीं बनता है, तो मेरा राजन से नहीं बनता है, मेरा गोपाल राम बेदिया से नहीं बनता है, या आपस में किसी से भी न बनता हो, वो आपका अपना है, उससे हमारा कोई व्यक्तिगत नुकसान आप नहीं कर पाएंगे, अपना नुकसान कर रहे हैं। 1 साल भी अगर आपका बच्चा सही नहीं सीखता है तो आप खुद देखिए कि आप अगर नहीं पढ़ पाए तो क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि आप पढ़ने में कमजोर थे, चूंकि आप शुरू से आपकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे आप कुछ खास नहीं कर पाए। आप जानते हैं अगर कमजोर नींव हो तो उस पर एक ऊंची इमारत नहीं बनाई जा सकती। और नींव कहाँ पड़ती है? नर्सरी में, केजी में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। यदि आपकी प्राथमिक शिक्षा कमजोर हो गई तो अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ये सीख देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप में से, मुझे पता चलता है जब मैं आता हूँ कि सर फला का बच्चा है आजकल आता ही नहीं, घर पे ही रहता है, या फला है वो अपनी बच्ची को नहीं भेज रहा है, या कोई और है वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। ध्यान दीजिए, पढ़ाई वो नहीं है जो टाई, बच्चों के ड्रेस और जूते मोजे वाले स्कूलों में पढ़ाई जाती है। आजकल सारे शहर के स्कूल ऐसे ही हो गए हैं। ये शिक्षा नहीं दिया जाता, वो शिक्षा की दुकानें हैं। जो प्रयास आपके यहाँ की, आप कल्पना करो आपके यहाँ मात्र 2 टीचर थे और 2 पैरा टीचर जिसको आप बोलते हैं, शिक्षक थे, और आज आपके यहाँ 10 या 11 टीचर। आप कल्पना कर सकते हो? आप ढूंढ के बताओ कि किसी भी विद्यालय में, जो मध्य विद्यालय हो इस राज्य में, वहां पे 11 टीचर हैं। पूछ लेना, मुझे विश्वास नहीं है कि इस राज्य के किसी भी मध्य विद्यालय में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के मध्य विद्यालय में 11 टीचर नहीं होंगे। अच्छी बात यह है कि 2 पैरा टीचर के अलावा सरकार ने 2 का यहाँ डेपुटेशन किया है, 4 सरकार की मदद से मिल गए हैं और बाकी 7 ग्राम सभा ने किए हैं, जिसमें से 5 बीएड। ये बहुत बड़ी बात है। ग्रामीणों के द्वारा बीएड शिक्षक का नियोजन अपने आप में ये छोटी बात नहीं है। मैं जानता हूं अगर मैं उन शिक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित न करूं तो शायद ये उचित नहीं होगा। उन्होंने भी काफी त्याग किया है, काफी मेहनत की है यहाँ पे पढ़ाने में। बहुत सारी चीजें जो उनकी उम्मीदें रही होंगी, हो सकता है इस वर्ष हम लोग पूरी न कर पाए हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 वर्ष, उसके बाद कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी। और ये भी मत समझिए कि मैं यहाँ कोई बहुत बड़ा विद्यालय करने जा रहा हूँ ना। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ऐसा विद्यालय हो जहाँ पे अपना छात्रावास हो ग्रामीणों का, और मैक्सिमम 100 बच्चे पढ़े, बस 100 बच्चे, 100 बच्चे ही काफी है। उसके बाद कोई जरूरत होगी तो मैं किसी दूसरे गांव में करूंगा इसी का, तीसरे गांव में। अभी 2 दिन पहले मुझे पथरा से ऑफर आया कि सर हम लोग तैयार हैं, हमारे यहाँ करवा दिया जाए, और आज ही सुबह मैंने किसी को बोला है कि हम लोग वहां करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक, मैंने शुरू में ही कहा कि जब तक आपके बच्चे के पास, जब तक हमारी अगली पीढ़ी के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी, कैसी शिक्षा? वो शिक्षा, कहते हैं विवेकानंद ने ही कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य 2 है, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, जो हमारे चरित्र का निर्माण करे, जो हमें इंसान बनाए। आप बताएं कोई विद्यालय जहाँ पे चरित्र की शिक्षा दी जाती है? आपको आश्चर्य होगा, कई लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको पता भी नहीं होगा। आपको पता है हमारे हॉस्टल के बच्चे कितने बजे सुबह उठते हैं? नहीं।
सुबह 4:30 बजे उठते हैं और उनके लिए हमारे शिक्षक जो 3 हैं यहाँ और मनोज जी आधे घंटे पहले उठते हैं। 4 बजे हमारे शिक्षक उठते हैं, खुद दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद बच्चों को उठाया जाता है, बच्चे राष्ट्र वंदना करते हैं, माँ धरती की वंदना करते हैं, अपना कार्य करते हैं। तमाम ऐसी चीजें जो हम सबको करनी चाहिए, लेकिन जिन चीजों से अधिकांश लोग दूर हैं, प्राणायाम, योगासन, साफ सफाई, इन तमाम चीजों को करने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ। अभी मैं एक दिन बिना बताए आ गया था, 3-4 दिन पहले मुझे बताया गया, मैंने पूछा इतनी ठंड है, बच्चे आज स्नान किए कि नहीं? मुझे बताया गया सर सभी 32 बच्चे स्नान किए, जबकि ध्यान दीजिए हमारे यहाँ गीजर नहीं। तो उन्होंने बताया कि सर मोटर ऑन करते हैं, पानी थोड़ा गर्म रहता है, उसी से हमारे सारे बच्चे स्नान कर लेते हैं। तो ये सही है कि जब आप इस तरह के सदाचार के साथ, इस तरह के आचरण के साथ आप अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित है आपका रास्ता कुछ और होगा और आपकी मंजिल भी कुछ और होगी। आज जो प्रोग्राम में हुए हैं उनको भी देख करके बहुत ही एक संतोष का भाव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब कुछ जो हम लोगों ने चाहा है वो कार्य हुआ है यहाँ, लेकिन निश्चय है कि ये दिख रहा है कि रास्ता सही है, दिशा सही है। गति के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में हम अपनी गति भी प्राप्त करेंगे और बहुत शीघ्र ही इस विद्यालय के माध्यम से हम देश के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जहाँ से एक श्रेष्ठ भारत की नींव रखने की शुरुआत होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी सर, जो अपना कीमती समय देकर हमारे बीच उपस्थित हुए और हमें आशीर्वचन दिए। मैंने विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा एक बार फिर से मुख्य अतिथि के लिए जोरदार ताली बजाइए।